हेलो स्टूडेंट्स, एसिन रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिन रिएक्शंस कंप्लीट किया था। हमने स्ट्रक्चर, हमने सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लीविंग ग्रुप और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ लिया था। अब हम नए स्ट्रक्चर में एसिन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सारे वेरिएशंस कवर करेंगे। एसिन रिएक्शंस इन एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं चार टाइप के: एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड ईस्टर और एसिड एमाइड। और यदि ध्यान से देखें तो इन सारे एसिड डेरिवेटिव्स में ये वाला जो ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ये वाला ग्रुप होता है कॉमन, और इस ग्रुप को बोला जाता है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप, इसलिए इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? एसाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोलने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में हम एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं, हम बेस कैटलाइज्ड भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो नॉर्मली मिलेगा दैट इज बेसिक मीडियम वाला बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। तो यदि मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल आएगा, बेसिक मीडियम रहेगा। और चूंकि यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज के कारण क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वीकर बॉन्ड पहले ब्रेक किया जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड, वीकर बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हटा दिया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हमें मालूम है कि यदि लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो Nu प्लस बनता और H बाद में हम रिप्लेस कर देते, तो हम चाहते हैं तो पहले से H हटाकर यूज़ कर सकते हैं। अब जब ऑक्सीजन पे माइनस आ गया तब ये अपोजिट चार्ज सर्च करेगा और एडजेसेंट कार्बन पे अभी भी अपोजिट चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन लीविंग ग्रुप। तो O माइनस क्या करेगा? इस कार्बन से फिर बॉन्ड बनाएगा, कार्बन फिर से 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को हटा देगा, और यदि बॉन्ड पेयर को हटा देगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लग गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को अपनी जगह से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है। लेकिन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें कार्बोकैटाइन नहीं बना है, इसमें लिविंग ग्रुप पहले नहीं हटा है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक ही स्ट्रक्चर में एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज SN2 मैकेनिज्म। ठीक, हमने इसके पहले जब एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म लिखा था तो वहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली हमने बोला था। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल एक साथ एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं थे, केवल ट्रांजिशन स्टेट में प्रेजेंट थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का टाइप डिफरेंट है, इसलिए मैकेनिज्म लिखने का थोड़ा तरीका भी डिफरेंट हुआ है। अब यदि मैं ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने की बात करूँ तो मुझे केवल इतनी बातें याद रखनी है। मुझे क्या क्या याद रखना है? मुझे पहले तो नाम याद रखना पड़ेगा कि रिएक्शन इज एसाइल सब्स्टिट्यूशन, सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है इसको, तो नाम याद रखेंगे एसाइल सब्स्टिट्यूशन। और मैकेनिज्म का टाइप हमें हमेशा क्या बोलना है? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना? ये SN2 मैकेनिज्म है और हमें करना ये, हमें कभी भी यदि इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट मिलता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन प्रेजेंट है, तब न्यूक्लियोफाइल हम दोनों तरीके से पहचानना जानते हैं, पहले प्रैक्टिस कर रखी है। NuH टाइप को कैसे यूज़ करते हैं? H हटा लेते हैं, माइनस लगाकर यूज़ कर लेते हैं। तो सेकेंड्स में आंसर बनाने के लिए मुझे क्या करना है? विदाउट मैकेनिज्म लिविंग ग्रुप को हटाना है, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाऊंगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, पूरा 12th का सिलेबस इसी मैकेनिज्म पर तो चलाएंगे हम। ठीक है ना? तो ये बेस कैटलाइज्ड है और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम चाहें तो एसिड कैटलाइज की बात कर सकते हैं और एक बार देख लेते हैं एसिड कैटलाइज्ड में। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक मीडियम में H प्लस सप्लाई होगा और H प्लस से इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। चूंकि ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था इसलिए प्लस आया। अब जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस आता है वो क्या करेगा? वो बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा, और यदि ऐसा करेगा तो इस कार्बन पर डेवलप होगा डेल्टा प्लस चार्ज, बस इसी रीजन से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच होगा तो ये वाला बॉन्ड पेयर हटा दिया जाएगा और स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? डेल्टा प्लस की तरफ फिर अट्रैक्ट होगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और लिविंग ग्रुप हटा दिया जाएगा, क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। और ऐसा करने से लिविंग ग्रुप तो हट गया लेकिन ऑक्सीजन पे आया प्लस चार्ज। हमेशा बोला है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आएगा वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को अपना
लोन पेयर बना लेगा, और यदि ऐसा करेगा तो H प्लस एक्सपेल कर दिया जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा वैसे ही। कहने का मतलब एसिड कैटलाइज्ड हो चाहे बेस कैटलाइज्ड हो, रिएक्शन में मुझे करना क्या है, मुझे लीविंग ग्रुप को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लगाना है, बस इतनी आसान सी रिएक्शन है ये। बस हमें पहचान में आना चाहिए, यदि याद रहेगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। फिर इससे रिलेटेड यदि मैं पुरानी कुछ बातें रिकॉल कराऊं, तो हमने लीविंग ग्रुप के टाइम पर ये बोला था कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जब हम देखते हैं तो हम 3 तरीके से नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप देखते थे। वीकर बॉन्ड बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड बेटर लिविंग ग्रुप। अब जब हम इन 4 में लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएंगे, तब लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ का ऑर्डर अच्छा क्या रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा Cl-, यही बेस्ट है। और ये आंसर लिखने का लॉजिक, हम कॉन्जुगेट एसिड बना लें, Cl- का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा HCl, वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है और दैट इज मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद RCO- बनेगा क्योंकि इसका कॉन्जुगेट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। फिर उसके बाद आएगा RO-, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनता, ROH। फिर लास्ट में आएगा NH2-। ये लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ है। और यदि ये लिविंग ग्रुप का स्ट्रेंथ है तो मुझे मालूम है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर फिर क्या होगा, और बस यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो हमें याद रखना पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल। एनी न्यूक्लियोफाइल का मतलब फिर वो निगेटिवली चार्ज्ड हो चाहे लोन पेयर वाला हो। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव अमंग एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड क्लोराइड के बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है एसिड ईस्टर, और सबसे लास्ट में आता है एसिड एमाइड। एमाइड में NH2 इतना पुअर लिविंग ग्रुप है कि नॉर्मली हटता ही नहीं है। किसी और स्ट्रक्चर में चलते हैं और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। और इसमें यदि हम बात करें तो हम ईथर्स में बात कर रहे हैं, और ईथर में क्या, हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एसिड रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कॉमन सेंस कहता है, जनरल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि एसिडिक मीडियम H प्लस का सोर्स होगा, और यदि प्लस चार्ज लेकर चलेंगे तो चार्ज कंजर्वेशन बोलता है कि प्लस चार्ज ही डेवलप होना चाहिए। तो लिखा हुआ जनरली SN1। जनरली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम SN1 में स्ट्रक्चर वाला वेरिएशन देख चुके हैं। हमने बोला हुआ है कि प्राइमरी सबस्ट्रेट हार्डली फॉर्म कार्बोकैटाइन, हार्डली गिव SN1। तो इस सेकेंडरी और टर्शरी में तब भी ट्रू हो जाएगा, इसलिए जनरली लिखा हुआ है। और बेसिक मीडियम में तो माइनस ही अटैक करेगा, और माइनस अटैक करेगा तो कैटाइन बनने का सवाल नहीं उठता, इसलिए तो यहाँ पे मैं ऑलवेज SN2 बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे जनरली बोलना चाहिए, क्यों, क्योंकि टर्शरी के केस में तो SN2 हम नहीं करते, ठीक है ना। अब यदि मैं इस बात को यूज़ करके स्ट्रक्चर लिखूं तो केवल टॉपिक डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लॉजिक वही रहेगा SN1 SN2 का। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो RMgX, an organometallic compound, always a source of R-। R- is a very strong base। R- होता है स्ट्रॉन्ग बेस, अपने सिलेबस के लिए तो बेस्ट है ये। अब यदि बेसिक मीडियम में, इसका मतलब मैकेनिज्म इज स्ट्रिक्टली SN2, इस तरीके से हमें क्लिक करना चाहिए। और यही तो सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि गिवन क्वेश्चन में SN1 करना है कि SN2 करना है। तो ये रहा आंसर। यदि स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड रहेगा, तो मैकेनिज्म हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, मुझे SN2 बोलना पड़ेगा। अब SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डेल्टा प्लस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। डेल्टा प्लस यहाँ पर भी है और डेल्टा प्लस यहाँ पर भी है, क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला है प्राइमरी और ये वाला है सेकेंडरी। इस वाले सेकेंडरी पे है क्राउड ज़्यादा, मोर क्राउड, और प्राइमरी पर क्राउड है कम। और हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर वाले फैक्टर में कि SN2 मैकेनिज्म में क्राउड डिसाइड्स रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब लेस क्राउडेड वाला कार्बन मोर रिएक्टिव, R- ईजिली यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। अब यदि यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ तो होगा क्या, ये वाला CH3 लिखा, ये वाला CHO- बनेगा यहाँ पर, और ये कॉर्नर वाले प्राइमरी कार्बन पर अटैक किया कौन, R-, इसलिए यहाँ पर अटैच हो जाएगा ऐसा। अब H2O में क्या है, H2 में H अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला H एक्टिव H है, एसिडिक H है, सोर्स ऑफ H प्लस है, ये माइनस को H प्लस सप्लाई करेगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर बनेगा R। इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करते हैं कि SN1 होगा या SN2 होगा।
अब इस तरीके से हम अलग अलग स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में ये डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, इस वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने एरो पे देखा कि RMGX लिखा है, RMGX का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। और यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मुझे क्लिक करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है इसका मतलब मैकेनिज्म इज SN2। और SN2 में क्या देखते हैं, लेस क्राउड वाला कार्बन सर्च करो। यहाँ पर है टर्शरी, ये है प्राइमरी, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव। इसका मतलब यहाँ का जो R- होगा ये इस प्राइमरी पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड पेयर को हटा देगा। तो यदि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं O- बनने के बाद, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर O- आता, उसको H+ मिल जाता और यहाँ पर अटैक करेगा R, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा ये, आंसर बनेगा ये। मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म। और स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर में बात करें तो इस बार साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने बोला स्ट्रक्चर बदलने से लॉजिक रूल नहीं बदलते। तो जैसे ही मैंने देखा RMGX सोर्स ऑफ R- मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, और यदि स्ट्रॉन्ग बेस पहचान रहे हैं इसका मतलब मैकेनिज्म इज स्ट्रिक्टली SN2। अब डेल्टा प्लस यहाँ पर और यहाँ पर है, ये वाला कार्बन है टर्शरी और ये वाला कार्बन है सेकेंडरी। विच वन इज मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव। इसका मतलब ये जो R- है इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर को ऐसे हटाना पड़ेगा और जहाँ पे बॉन्ड पेयर हटा वहाँ O- बनेगा। और मैं फाइनल प्रोडक्ट यदि लिख दूँ तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर O- आया, उसको H मिल गया तो OH बन गया, और यहाँ पर R ने अटैक किया तो प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। मैकेनिज्म कैसा है, SN2 मैकेनिज्म है। अब यदि मैं पुराने टॉपिक्स में रिकॉल कराऊं, यदि मैंने तुम्हें ये बोला कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के केस में मुझे स्ट्रॉन्ग बेस मानकर SN2 मैकेनिज्म करना है। तो याद करो RX एल्काइल हैलाइड था, यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था, और हमने एल्कीन वाले टॉपिक से ये वाला रिएक्शन लिख रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX R- दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और दी स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 मैकेनिज्म के बाद हमने लिखा था प्रोडक्ट में RR। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये सारे के सारे मैकेनिज्म क्या है, SN2 मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस हैं। RZNR फ्रैंकलिन रिएजेंट बोला था हमने, ठीक है ना। R2CuLi हमने क्या बोला था, कोरियाओसिंथेसिस LiLH4H- का सोर्स था, दैट वाज स्ट्रॉन्ग बेस। रिडक्शन था, यहाँ का प्रोडक्ट RH बना था। आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा विलियमसन सिंथेसिस R- इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ईथर, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़ा इसलिए हम उस पर नाम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, फाइनल डिसीजन ये है कि यदि मुझे RX के सामने कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो मैं मैकेनिज्म क्या बोलने वाला हूँ, मैं मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म बोलने वाला हूँ। ये तो हुई बेसिक मीडियम वाली बात, ठीक है ना। अब यदि मैं एसिडिक मीडियम की बात करूँ तो एसिडिक मीडियम में हमने क्या लिखा था, जनरली SN1 लिखा था, ठीक है ना। अब यदि मैं ईथर में साइक्लिक ईथर की बात करूँ तो H+ क्या करेगा, H+, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, स्ट्रक्चर लिखकर बताऊं, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर भी डेल्टा प्लस है और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो हमेशा SN2 ही होगा साइक्लिक ईथर्स में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, लेस क्राउड है, कहाँ पर, प्राइमरी पर। भाई यहाँ पर भी देखो सिमिलर स्ट्रक्चर हमने कहाँ पर लिखे थे, यदि याद हो तो हमने ब्रोमिनेशन जब पढ़ा था एल्कीन में, हमने OMDM पढ़ा था जब एल्कीन में, तब भी हमने इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था। और हमने ये बोला था कि डेल्टा प्लस कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। तो यहाँ पर चूंकि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म कराएंगे, हम प्राइमरी पर ही अटैक कराएंगे और ये वाला बॉन्ड पेयर हटा देंगे। और यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा जिस पे पहले प्लस चार्ज था, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा OR, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैकेनिज्म अभी भी मैंने क्या बोला, अभी भी मैंने बोला है कि SN2 मैकेनिज्म है। तो यहाँ का मैकेनिज्म मैंने क्या बोला, SN2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में SN2 ही होगा क्या। तो एक काम करते हैं, मैं फाइनल डिसीजन लिखता हूँ। फाइनल डिसीजन है देखो ये,
ठीक, जब साइक्लिक ईथर बनाते हैं, एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, बेसिक मीडियम की तो डिस्कशन हो गया। बेसिक मीडियम में तो हमेशा SN2 ही करना है, कन्फ्यूज़न तो एसिडिक मीडियम में है। तो यदि साइक्लिक ईथर में एसिडिक मीडियम लिया है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी लिया तो हमेशा SN2 बेसिस पे हमें प्रोडक्ट बनाना है और लेस क्राउड पे अटैक करेगा, मतलब प्राइमरी पे अटैक होगा। और डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा? स्टेरिक क्राउड, स्टेरिक इफेक्ट। लेकिन यदि टर्शरी प्रेजेंट रहा या बेंजाइलिक या एलाइलिक प्रेजेंट रहा, तब हम हमेशा उस कार्बन पर अटैक कराएंगे जहाँ पर प्लस चार्ज प्रेजेंट होने पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो तुम्हें लग रहा होगा हम SN1 करा रहे हैं क्या? नहीं, हम SN2 ही करा रहे हैं, लेकिन SN1 टाइप करा रहे हैं। मतलब है मैकेनिज्म SN2, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं समझने के लिए? हम SN1 टाइप बोल सकते हैं। और यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डोमिनेट करने के लिए प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी कार्बन पे बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, क्लियर बात करते हैं अपन किसी एग्जाम्पल को लेकर। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया है और एसिडिक मीडियम लेने पर प्रोटोनेशन होता पहले। फिर यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है ना, टर्शरी कार्बन। तो यदि टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल टर्शरी पे अटैक करेगा, ठीक है ना। मैकेनिज्म का टाइप क्या होगा? मैकेनिज्म का टाइप SN2 मैकेनिज्म है। SN1 टाइप बोल के इजीली डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आंसर बना सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म का टाइप तो SN2 है। और यदि SN2 है तो हमें मालूम है कि SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इसलिए जब इस टर्शरी कार्बन पर अटैक होगा तो देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और हमने क्या बोला था? इन्वर्जन होता है SN2 में। तो हमने क्या डिसाइड किया कि साइक्लिक ईथर में एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, मैकेनिज्म ऑलवेज SN2। बेसिक मीडियम में तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा, एसिडिक मीडियम में ऑलवेज SN2, कार्बोकैटाइन नहीं बनता। लेकिन प्रोटोनेशन होने के बाद SN1 जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं यदि प्लस चार्ज कहाँ पर आए? टर्शरी पर आए, एलाइलिक पर आए या बेंजाइलिक पर आए, ठीक है ना। और रिएक्शंस में यदि बात करूँ तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें हम बहुत सारे रिएक्शंस को इंक्लूड करते हैं। इस इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ज़रा इस इमेज को ध्यान से देखते हैं। इस इमेज में जो साइक्लिक ईथर मैंने लिया है, यहाँ पर एक प्राइमरी कार्बन है और यहाँ पर ये टर्शरी कार्बन है, राइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब बेसिक मीडियम रहा तो मुझे मालूम है कि प्राइमरी पर अटैक होना है, तो सारे न्यूक्लियोफाइल देखो प्राइमरी पर ही लगाए हैं। ये वाला जो रेड वाले हैं ये न्यूक्लियोफाइल लगे हुए हैं, सारे के सारे प्राइमरी पे लगे हुए हैं। तो बेसिक मीडियम में तो मुझे कभी सोचना ही नहीं है, बेसिक मीडियम में तो फिक्स है कि लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करेगा। एसिड कैटलाइज्ड इंपॉर्टेंट है, और एसिड कैटलाइज्ड में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो प्राइमरी पर लगाते, लेकिन चूंकि टर्शरी प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर लगाऊंगा? टर्शरी पर लगाऊंगा। और मैकेनिज्म क्या बोलूँगा? ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म बोलूँगा। तो यदि एसिड कैटलाइज्ड है, सपोज HX है, तो H+ सप्लाई होगा, टर्शरी पे हेलोजन लगा है। H+H2 लिखा है देखो, तो H+H2 में भी क्या है? H+ है, मतलब एसिडिक मीडियम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अभी भी SN2 ही करना है, लेकिन टर्शरी पे न्यूक्लियोफाइल लगाया है। फिर मैंने H+ROH लिखा तो एसिडिक मीडियम है, और मैंने क्या किया? मैंने टर्शरी पे न्यूक्लियोफाइल को लगाया है, ठीक है ना। तो ये फाइनल डिसीजन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, और एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। अब यदि RO- लिया है तो बेसिक मीडियम में मुझे सोचना भी नहीं है, ये वाला प्राइमरी है और ये वाला है सेकेंडरी। मैकेनिज्म तो ऑलवेज साइक्लिक ईथर में तो मैकेनिज्म मैंने क्या बोला? आंख बंद करके SN2 बोलना है मुझे। और चूंकि यहाँ पे टर्शरी नहीं है इसलिए यहाँ पर मुझे O- बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर अटैक करेगा OR-, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। अब यदि मैं HOH सेकेंड स्टेप में एक और एक्स्ट्रा स्टेप लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं O- को H+ सप्लाई करके क्या बना दूंगा? OH बना दूंगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। इस तरीके से हम साइक्लिक ईथर्स में SN1 और SN2 में मैकेनिज्म लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्लियर है? अब जब हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में आते हैं, और ओपन चेन स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से डिसाइड करते हैं, और एग्जाम्पल में लेता हूँ एल्कोहल का। ठीक, एल्कोहल का रिएक्शन मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ। ROH का रिएक्शन मैं HX से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। नॉर्मली ये होता है, ZnCl2 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, OH को हटाने में हेल्प करेगा,
और यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट RX और क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूँ। अब एसिडिक मीडियम है, ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, साइक्लिक ईथर में तो फाइनल डिसीजन हो गया। अब यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल यदि आपने लिया तो एसिडिक मीडियम में मुझे क्या करना पड़ेगा, SN1 करना पड़ेगा। और यदि आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया तो प्राइमरी एल्कोहल के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, SN2 मैकेनिज्म करना पड़ेगा। अब देखो साइक्लिक में हमने क्या किया था, हमेशा SN2 बोला था, लेकिन ओपन चेन में SN1 होता है। अब SN1 होने का मतलब, SN1 होने का मतलब मैं क्या करूँगा, सेकेंडरी और टर्शरी के केस में ROH किससे रिएक्ट करेगा, H+ से रिएक्ट करेगा। H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ROH2+। इस पॉइंट पर आने के बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाकर निकल जाएगा और बन जाएगा R+। अब यहाँ पर क्या होगा, X- का अटैक होगा और प्रोडक्ट बना लेगा क्या, RX। ये मैकेनिज्म है SN1। अब लेकिन यदि मैं SN2 की बात करूँ तो SN2 कैसे लिखा जाएगा, और SN2 कब होना है, SN2 होना है प्राइमरी एल्कोहल के केस में। तो ROH H+ से रिएक्ट करेगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ऑफ एल्कोहल ऐसा। अब चूंकि यहाँ पर बनने वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, इसलिए H2O का निकलना यहाँ से स्लो होगा, इसलिए X- जो है इस R पर पहले ही अटैक कर देगा और बॉन्ड पेयर बाद में हटेगा। और यदि ऐसा हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा RX और निकलेगा H2O। ठीक, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि यदि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं SN1, और यदि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तब हम करते हैं SN2। ठीक है, तो फिर यही बात हम ईथर में ट्राई करके देख सकते हैं। और यदि मैं ईथर में ट्राई करूं तो हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है रिएक्शन विद HI। ठीक है ना, और HI का जब रिएक्शन कराते हैं तब ज़रा ध्यान से देखें, HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, H+I-, और H+ को क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो बनता है दैट इज ऑक्सोनियम सॉल्ट। ईथर के केस में क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम सॉल्ट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, HI वाला ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑलवेज अनस्टेबल, यू कैन नॉट आइसोलेट सेपरेट ऑक्सोनियम सॉल्ट ऑफ HI। दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड का ऑक्सोनियम सॉल्ट यू कैन सेपरेट, मतलब HI से जो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है ऑलवेज अनस्टेबल, ये डिसोसिएट होगा ही होगा। अब ये डिसोसिएट दो तरीके से होता है, ये SN1 मैकेनिज्म से डिसोसिएट हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म से डिसोसिएट हो सकता है। तो हम पहचानेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, क्योंकि ये लाइन मुझे सिखाता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा क्वेश्चन में मुझे SN1 करना है कि SN2। लिखा हुआ है, इफ द ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म्स एट लीस्ट वन स्टेबल कार्बोकेटाइन। मैंने ये बोला कि स्टेबल कार्बोकेटाइन, मैंने मोर स्टेबल नहीं बोला, मैंने बोला कि मुझे इस लिस्ट में से कोई एक कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखना चाहिए, या तो बेंजाइलिक बन जाए, या तो एलाइलिक, या तो टर्शरी बने, तब मैं मैकेनिज्म बोलूँगा SN1। और SN1 का मतलब कि जब प्रोटोनेशन के बाद ऑक्सोनियम सॉल्ट बना तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर बनाकर निकल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, R-OH निकल गया। अब मैंने R+ क्यों बनाया, R+ क्यों नहीं बनाया, तो R और R- में से जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा मैं वो बनाऊंगा। अभी तो मैंने R एक सपोज मान लिया कि R जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। अब R+ पे I- अटैक करेगा और आंसर क्या हो जाएगा, RI और R-OH, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये SN1 मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटाइन बनाया। हम चाहें तो SN1 के लिए डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। भाई SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज एट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जब मुझे ईथर दिखेगा और HI दिखेगा तो R और R- में से जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यदि इन तीन में से कोई बन रहा है तो उस पर मैं I- लगा दूंगा, सेकेंड वाले एल्काइल ग्रुप पे OH बनेगा और आंसर आ जाएगा। सेकेंड वेरिएशन देखते हैं SN2। हमें कैसे मालूम चलेगा कि रिएक्शन में SN2 होना है, तो SN2 के लिए इफ द ऑक्सोनियम सॉल्ट फॉर्म्स ऑल लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब जो हमने स्टेबल वाला लिस्ट लिखा था ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और यदि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो फिर सारे के सारे लेस स्टेबल वाले मानने पड़ेंगे, और यदि लेस स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बनता है तो मुझे मैकेनिज्म बोलना पड़ेगा SN2। और इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर सेकेंडरी को भी SN2 में इंक्लूड किया गया है ईथर के केस में। एल्कोहल में सेकेंडरी पे क्या लिखा था मैंने, SN1। ये बातें याद रखनी पड़ती हैं। और SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है,
इसका मतलब डेल्टा प्लस पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बाद में हटेगा और बन जाएगा क्या, ROH प्लस R', आंसर बन जाएगा। और SN2 में डायरेक्ट आंसर कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, लेस क्राउडेड एल्काइल ग्रुप I- लगा देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें याद क्या करना होता है, हमें याद ये करना होता है कि कब हम SN1 बोलेंगे, कब हम SN2। तो फाइनल आंसर लिखा मैंने, यदि मुझे बेंजाइलिक, एलाइलिक और टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता हुआ दिखा, मैं रफ में ट्राई करूंगा तो मैं SN1 ही करूंगा, और यदि मुझे इनमें से कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं SN2 मैकेनिज्म से आंसर बनाऊंगा। ठीक है। तो इन सब बातों को अपन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। चलो, और क्वेश्चन में हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक ईथर लिया हुआ है और हमने HI से रिएक्शन लिखा हुआ है। अब HI का रिएक्शन मुझे क्लिक करना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजनियम सॉल्ट बनेगा, अनस्टेबल वाला बनेगा। अब यदि मैं यहाँ पर रफ में एक में डिटेल में करके बता देता हूँ, मुझे क्या करना है, पॉसिबल कार्बोकेटाइंस देखने हैं। पॉसिबल कार्बोकेटाइंस क्या करूँ, ईथर के दोनों साइड प्लस लगाकर देख लूँ। या तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला कार्बोकेटाइन बने और राइट साइड से बने ये वाला। अब देखो ज़रा, ये है प्राइमरी और ये है बेंजाइलिक। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, मैं वो लिस्ट रिकॉल करूँ कि यदि बेंजाइलिक एलाइलिक को टर्शरी बना तो मैकेनिज्म SN1 करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैकेनिज्म SN1 करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे बेंजाइलिक दिख रहा है ना, बेंजाइलिक उस लिस्ट का है, इन दोनों में से मोर स्टेबल नहीं देखा मैंने। और यदि SN1 मुझे मालूम चल गया तो मैं क्या करूँगा, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा था उस पर मैं लगाऊंगा आयोडीन, तो यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन से बनेगा क्या, एल्कोहल, और आंसर हो जाएगा ऐसा। इस तरीके से हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है ना। और क्वेश्चन ट्राई करें इसी टाइप के, तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो HI का रिएक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉसिबल कार्बोकेटाइन देखने हैं। तो पॉसिबल यदि मैं देखूं, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। तो रफ में मैंने ट्राई किया CH3 CH2 प्लस 1 और यहाँ पर CH3 प्लस, और देखो यहाँ पर क्या है, ऑल लेस स्टेबल। ऑल लेस स्टेबल मैंने क्या चेक किया, मैंने चेक किया बेंजाइलिक भी नहीं है, एलाइलिक भी नहीं है और टर्शरी भी नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा ही नहीं, और मैकेनिज्म में क्या बोलूँगा, SN2 बोलूँगा। और SN2 का मतलब लेस क्राउडेड कौन सा है, CH3। इसका मतलब I- को मैं CH3 से अटैच करूँगा तो यहाँ बनेगा एल्कोहल, और साथ में जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3I बनेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो पॉसिबल कार्बोकेटाइंस देख लो। यहाँ पर पॉसिबल यदि मैं देखूँ, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा मुझे दिख रहा है। इस साइड से जो बनेगा वो मुझे क्या दिखेगा, फिनाइलिक, बेंजीन रिंग पे आ रहा है, और इस साइड से मुझे क्या दिख रहा है, टर्शरी। और इतना देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि मैकेनिज्म इज SN1। ठीक है ना। और यदि SN1 होगा तो मुझे मालूम है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जिस साइड से बनता है उस साइड तो मुझे आयोडीन लगाना है, और सेकेंड साइड क्या बन जाएगा, सेकेंड साइड बनेगा एल्कोहल OH। तो बाई चांस यहाँ पे क्या बना, फिनॉल बना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ट्राई करें, नंबर 4 में देखते हैं। ज़रूरी नहीं HI की बात करें, हम HCl को लेकर भी बात कर सकते हैं। और यदि HCl को लेकर बात करें तो मुझे करना वही है कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूँ और पॉसिबिलिटीज़ देखूँ। इस साइड से बनेगा प्राइमरी और इस साइड से जो बनेगा दैट इज सेकेंडरी बेंजाइलिक, और यदि सेकेंडरी बेंजाइलिक है तो मैकेनिज्म मुझे क्या बोलना है, SN1 बोलना है। और SN1 का मतलब मुझे मालूम है जिस साइड मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो उस साइड मुझे न्यूक्लियोफाइल लगाना है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल Cl आएगा, और सेकेंड साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर OH बनेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम HI के क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। अब लेकिन एक और अच्छा वेरिएशन देखते हैं, रिएक्शन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ HI। एक्सेस ऑफ HI, यदि HI एक्सेसिव लिया तब क्या होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ROR' जब हमने HI से रिएक्ट कराया तो हमने SN1 SN2 में दिमाग लगाया और हमने बनाया ROH और R'। सपोज हमने किसी मैकेनिज्म से ये बनाया। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि HI एक्सेसिव लिया है तो ये जो ROH बनेगा ना, ये एक्सेसिव HI से फिर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में साथ में क्या बना लेगा, RI।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि HI एक्सेसिव दिया गया हो तो फिर SN1 टू SN1 और SN2 में दिमाग लगाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दोनों साइड क्या बनाएंगे, एल्काइल आयोडाइड्स बनाएंगे। क्लियर है? तो फिर कुछ क्वेश्चन इसके भी ट्राई कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन यदि ट्राई करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्सेसिव HI लिया हुआ है और जो कंपाउंड लिया हुआ है दैट इज़ एनीसॉल OCH3 बेंजीन पे। अब यहाँ पर ये कंफर्म है कि मैं सबसे पहले SN2 करूँगा क्योंकि सारे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस बन रहे हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनाकर मैं ज़रूर दिखाऊँ। यहाँ पर OH फिनॉल बना ऐसे और साथ में जो बनेगा CH3I बनेगा ऐसा। अब अभी हमने देखा है कि OH जब बनता है तो HI का रिएक्शन कराएंगे तो OH को हटा देते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार ये, यहाँ पर नो रिएक्शन। और नो रिएक्शन होने का रीज़न ये हमने स्ट्रक्चर वाले फैक्टर में बताया था कि यदि लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो दैट लिविंग ग्रुप बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेसिव HI होने पर भी यहाँ पर हम दोनों साइड आयोडाइड नहीं बनाएंगे, हम वो लिविंग ग्रुप नहीं हटाते जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हो, इसलिए यहाँ का आंसर एक्सेसिव HI होने के बाद भी ये होगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में ट्राई करें तो हम SN1 SN2 में बात कर सकते हैं कि कहाँ पर SN1 SN2 होगा, लेकिन एक्सेसिव HI है तो SN1 SN2 का कोई सेंस बनता नहीं। लेकिन हाँ, हमने नंबर 5 में जो सीखा वो हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करूँगा मैं, जबकि ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा। और चूँकि एक्सेसिव HI है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो यहाँ पर अब बेंजीन रिंग को मैं पूरा बना लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर बनेगा OH और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CH2I बनेगा ऐसे, और साथ में जो बनेगा यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन हटेगा तो आयोडीन बनेगा, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा OH। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना? यदि मैं इसका रिएक्शन H2O से कराऊंगा तो आयोडीन की जगह वापस क्या आ जाएगा, वापस OH आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं यदि एक्सेसिव HI होगा तब। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। साइक्लिक ईथर है और साइक्लिक ईथर में अब हम मिक्स करते हैं दोनों बातों को। साइक्लिक ईथर है तो साइक्लिक ईथर में मैकेनिज्म ऑलवेज SN2, सोचना ही नहीं है। अब SN2 तो है लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो देखनी पड़ेंगी ना। यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी, और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी। हो गया डिसाइड, न्यूक्लियोफाइल प्राइमरी पर लगेगा, क्योंकि यदि यहाँ पर टर्शरी पर होता, टर्शरी पर यदि रहेगा, यदि मान लो यहाँ पर टर्शरी कार्बन होता तो मैकेनिज्म तो मैं SN2 करता, लेकिन फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगाता, मैं टर्शरी पर लगाता। तो यहाँ पर SH माइनस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ प्राइमरी पर अटैक करेगा, तो इस प्राइमरी पर मैं लगाऊंगा क्या, SH, और ये सेकेंडरी पर जहाँ पर Me लगा हुआ है यहाँ बनेगा O माइनस, और O माइनस को H2H प्लस दे देगा, तो आंसर कैसा बनेगा, आंसर बनेगा ऐसा। मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। साइक्लिक ईथर है तो सोचना भी नहीं है फिर तो भाई, साइक्लिक ईथर में तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं। साइक्लिक ईथर में तो मैकेनिज्म हमेशा क्या बोलना है, मुझे SN2 ही बोलना है ना। ठीक है ना? तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस पॉसिबिलिटीज़ ये देख लो कि ईथर में प्राइमरी और सेकेंडरी है कि प्राइमरी और टर्शरी। सेकेंडरी है तो डिसाइड हो गया, प्राइमरी पर न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, H माइनस, LH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो प्राइमरी पर मैंने लगाया H, और यहाँ पर जहाँ पर Me प्रेजेंट है यहाँ पर बनेगा O माइनस, और O माइनस को H2H प्लस सप्लाई करेगा तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन और भी ट्राई कर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नंबर 9 पर आते हैं। नंबर 9 पर आएँ तो यहाँ पर बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम का मतलब है SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म में क्या है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, बेसिक मीडियम हुआ, और बेसिक यदि है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला है सेकेंडरी और ये वाला है टर्शरी। टर्शरी में भी कौन सा, बेंजाइलिक। ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर, क्राउड देखना पड़ेगा, और सेकेंडरी पर अटैक होगा, और दिस सेकेंडरी पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है SH, तो यहाँ पर क्या आएगा, ET आएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर सेकेंडरी पे मैं किसका अटैक कराऊँ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, यहाँ पर बनेगा O माइनस, और यहाँ पर H मिल जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा।
नंबर 10 में यदि बात करें तो अभी भी बेसिक मीडियम है LAH, एसिडिक मीडियम तो नहीं लिया है, मतलब मैकेनिज्म SN2 स्टेरिक क्राउड देखना है, और ये चूँकि सेकेंडरी है इसलिए यहाँ पर अटैक होगा, टर्शरी बेंजाइलिक पे नहीं। केवल न्यूक्लियोफाइल का टाइप ही तो चेंज हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर ET आएगा, यहाँ पर आएगा OH, और इस वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है H-। नंबर 11 में बात करें, इम्पॉर्टेंट है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में मुझे कार्बन का टाइप देखना पड़ता है। कार्बन का टाइप ये वाला क्या है, सेकेंडरी, और ये वाला टाइप क्या है, टर्शरी। मुझे मालूम है कि मैकेनिज्म तो SN2 ही होना है, लेकिन कहाँ पर अटैक होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखकर मुझे टर्शरी पे अटैक कराना पड़ेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है, न्यूक्लियोफाइल है OET। तो यहाँ पर टर्शरी कार्बन पे मुझे क्या कराना पड़ेगा, मैं लिख के बताऊँ, OET का अटैक टर्शरी पर हुआ। और ये जो सेकेंडरी है जिस पर ET प्रेजेंट था, इस पर O- बनेगा, वो OH बना दिया जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 12 देखते हैं, HBr का रिएक्शन है और प्रोटोनेशन होगा, ये प्राइमरी है और ये वाला क्या है, सेकेंडरी। और मुझे मालूम है प्राइमरी सेकेंडरी में तो कभी नहीं सोचना, टर्शरी होता तो फिर मुझे कराना तो SN2 ही है साइक्लिक ईथर में, लेकिन कार्बन का टाइप न देखकर मैं क्राउड देखूंगा। तो यदि यहाँ पर SN2 है, प्राइमरी सेकेंडरी है, तो लेस क्राउडेड पे ब्रोमीन लगाना पड़ेगा मुझे, और सेकेंडरी पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा OH। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म साइक्लिक की तरह तो SN2 ही होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिड लिया हुआ है। और सेम क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर बेस के साथ लिया था और टाइप देखा था, तो यहाँ पर ये सेकेंडरी है और ये वाले कार्बन का टाइप है टर्शरी बेंजाइलिक। अब जब मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल देखे थे, मैंने कौन सा एग्जाम्पल देखा था, ज़रा ऊपर आओ वापस, ज़रा नंबर 10 और 11 देखो वापस से। मैंने अटैक कहाँ पे कराया है, बेसिक मीडियम है इसलिए मैंने अटैक कहाँ कराया है, मैकेनिज्म SN2 ही लिखा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल सेकेंडरी पे लगाए। अब ज़रा उस क्वेश्चन पे वापस चलो। नंबर 13 पे देखोगे तो चूंकि एसिडिक मीडियम है, मुझे कार्बन का टाइप देखना पड़ेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट करेगा और टर्शरी बेंजाइलिक पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो दोनों मैकेनिज्म SN2 है, लेकिन दोनों में बनने वाले प्रोडक्ट कितने अलग। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कराऊंगा, टर्शरी बेंजाइलिक पर अटैक कराऊंगा। न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर आया, और सेकेंडरी पर यहाँ पर जहाँ पर Me प्रेजेंट है यहाँ पर बनेगा OH। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस वेरिएशन को समझना पड़ेगा। ठीक, मैं वापस से एक बार रिकॉल करा दूँ, हमने क्या बोला, हमने ये बोला ये कि यदि बेसिक मीडियम है तो कभी नहीं सोचना SN2 मैकेनिज्म है और लेस क्राउडेड पे न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे। यदि एसिडिक मीडियम है तब बहुत सोचना पड़ेगा, तब यदि प्राइमरी और सेकेंडरी है तो लेस क्राउड वाले पे न्यूक्लियोफाइल, और यदि टर्शरी या एलाइलिक या बेंजाइलिक है तो इलेक्ट्रॉनिक क्राउड देखकर उस कार्बन पे अटैक कराना जहाँ पे प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी कंफ्यूज हुए तो आंसर गलत बनाकर हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करें, सब मिक्स कर रहे हैं तो इस बार HI एक्सेसिव लिया हुआ है, और मुझे मालूम है कि बस ये याद रखना है कि यदि लिविंग ग्रुप रेजोनेंस में हो तो उसको नहीं हटाना। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस का केस नहीं है, तो मुझे हर साइड से ऑक्सीजन को हटाना है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, हर साइड पर आयोडीन लगाना पड़ेगा। अब मतलब यहाँ पर भी आयोडीन लगेगा और यहाँ पर भी आयोडीन लगेगा, आंसर आएगा ऐसा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में HI लिया हुआ है, बार बार कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एसिडिक मीडियम है और मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्शरी। I- का अटैक कहाँ कराऊँ, तो मैकेनिज्म तो SN2 है, लेकिन चूंकि एसिड लिया हुआ है इसलिए मुझे टाइप देखना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखकर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब सेकेंडरी पर तो बनेगा OH, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा, टर्शरी पर होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो यहाँ पर जब मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा तो I- यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और ट्राई करें। इस क्वेश्चन में ट्राई करें तो बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, केवल देखो लेस क्राउडेड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना। तो चूँकि यहाँ पर लेस क्राउडेड ये वाला है, ये तो सेकेंडरी हो गया, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ETO। ठीक, तो ये अटैक कराता हूँ।
अब जब मैं इस पे अटैक कराऊंगा तो ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर सेकेंडरी पे तो बनेगा O- और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया मैंने प्राइमरी पे, तो प्राइमरी पे बना OH ऐसा। अब क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा ना हो कि मिस टाइप की क्वेश्चन देखकर हम H+ ही लगाना स्टार्ट कर दें हर क्वेश्चन में। यहाँ पर MEI है, अब MEI का मतलब है CH3I। अब यहाँ पर H+ नहीं है तो O- यहाँ CH3 पर अटैक करेगा, आयोडीन को हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर लिखूंगा ना, तो आंसर यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या बनेगा, OCH3 बनेगा। यहाँ का आंसर एल्कोहल नहीं है, थोड़ा ध्यान से, डिफरेंट है, क्वेश्चन वेरिएशन है यहाँ पर। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम भले ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर वेरिएशन, और इसमें भी हमने H2 नहीं लिया है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर NaOH ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले सॉल्ट बना लूँ, और एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट कैसे बनाते हैं, मेटल की जगह पर H, H की जगह पर मेटल, तो इस तरीके से सॉल्ट बन जाएगा ऐसा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये साइक्लिक ईथर पर अटैक करेगा, और साइक्लिक ईथर पे ये क्या है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, प्राइमरी पर अटैक करेगा। तो यदि मैं यहाँ पर प्राइमरी पर अटैक करा दूँ तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये है, मैं इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, और इसको मैं अटैच करता हूँ कहाँ, प्राइमरी पे। तो इसको मैंने अटैक कराया प्राइमरी पे, और यहाँ पर सेकेंडरी पे बना O-, ठीक है ना। और यहाँ पर और क्या अटैच है, यहाँ पर CH2 CH3 अटैच है। अब यदि मैं यहाँ पर H+ सप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर H+ सप्लाई कर दूँ H2O से, वो क्वेश्चन में हालांकि गिवन नहीं है, और यदि मैंने H+ सप्लाई किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, OH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH2। ठीक, इस कार्बन को ऐसा लिख लेता हूँ, और यहाँ पर बना लेता हूँ OH, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, CH2 CH3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नया वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पर नंबर 18 देखो। अब यहाँ पर नंबर 18 में कुछ अलग ही रिएक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट Mg ईथर लिखा हुआ है, ये है फॉर प्रिपरेशन ऑफ RMgX। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बनेगा। और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, RMgX, मतलब यहाँ पे इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव, Mg2+ और Cl- अलग, क्योंकि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म। अब ये हो गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है प्राइमरी और ये है टर्शरी। फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक मीडियम में प्राइमरी पर अटैक कराना पड़ेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको मैं प्राइमरी पर अटैक कराता हूँ, और यदि मैं इसको प्राइमरी पर अटैक कराऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ CH2, और टर्शरी पे बनेगा O-, और O- पे फिर मैं H+ सप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एसिड रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कब हमें SN1 करना होता है, कब हमें SN2 करना होता है, ठीक है ना। थैंक यू।